वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये रिमझिम क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए एनसीईआरटी की हिंदी समरी है और ये पीडीएफ है जो प्रतीक शिवालिक सर की पीडीएफ है। तो उसी से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कक्षा 2 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का सारांश है। पार्ट 1 है, ऊट चला नाम है और ये लेखक इसके प्रयाग शुक्ल है और ये कविता है। इस कविता में कवि ने ऊँट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। कवि कहता है, ऊंचा ऊँट हिलता डुलता जा रहा है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊँट चल रहा है, ऊँट बोझ लेकर बालू में चल रहा है। कवि कहता है, जब ऊँट थक कर बैठेगा तो यह किस करवट बैठेगा किसी को मालूम नहीं है। पार्ट 2 है, भालू ने खेली फुटबॉल। तो इसके लेखक हैं हरदर्शन सहगल। ये कहानी है। भालू ने खेली फुटबॉल क्या है, कहानी है। एक शेर और भालू के बारे में बताया गया है कि कैसे एक शेर के बच्चे को भालू ने फुटबॉल समझ लिया था। पार्ट 3 है, म्याऊ म्याऊ। इसके लेखक हैं धर्मपाल शास्त्री। ये कविता है, म्याऊ म्याऊ कविता है। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। इसमें चूहिया और एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है। चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली। लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सामने चूहिया देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने चूहिया को डराने की तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ में म्याऊ म्याऊ करने लगी। तो ये इसकी समरी है और ये कविता है म्याऊ म्याऊ। पार्ट 4 है, अधिक बलवान कौन। तो इसके लेखक हैं योगेश जोशी। इसमें है जो हवा सूरज में बहस छिड़ जाती है कि मुझसे ताकतवर कौन है, और इसी के बारे में इसमें बताया गया है। जहाँ पे सूरज और हवा के बारे में बताया जाए या फिर उसमें बहस हो रही हो तो अधिक बलवान है जो इसके बारे में दिया गया और इसके राइटर हैं योगेश जोशी। पार्ट 5 है, दोस्त की मदद। और इसके लेखक हैं A.K. रामानुज। किसी तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अचानक एक तेंदुआ वहां आ गया। दोनों वहां से जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ती हुई माद से पहुंच गई, किंतु धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया और तेंदुआ ने अपने दांतों तथा नाखूनों से उसे खाना चाहा, किंतु सफल नहीं हो पाया। कछुए की खोल बहुत मोटी थी, उसके सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी माँ से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा, तेंदुआ, कछुए की खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहे आजमा कर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात सुनकर कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ पुनः पानी में पहुंच गया। तो ये कहानी थी दोस्त की मदद, जिसमें कछुआ लोमड़ी के बारे में बताया गया हुआ और तेंदुआ है। पार्ट 6 है, बहुत हुआ। इसके लेखक हैं हरीश निगम। ये कविता है। बहुत हुआ क्या है, कविता है। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। बच्चों के माध्यम से कवि कहता है कि हे बादल भैया, अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। तो जहाँ पे बादल और पानी बरसना हो और यहाँ पे बहुत हो चुका लिखा है तो बहुत हुआ, ये कविता के बारे में आ जाएगा। रात भर वर्षा के कारण घर के चूने से हम सबको नानी याद आ गई। हम कहाँ जाए कहाँ खेले, चारों तरफ कीचड़ और पानी है। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे के बंद सुग्गे की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी दूध खिलाएं। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटाने की दुआ करें। पार्ट 7 है, मेरी वाली किताब। इसके लेखक हैं होलगर बुक। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो वीरू आया है इस कहानी में, याद रखिएगा। तो मेरी वाली किताब है। मौसी प्यार से वीरू को अंदर लेकर गई। बैठक में जाते ही वीरू अचरज से छिटक गई। बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वीरू इन किताबों से आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। बाद में साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने वीरू को ढेर सारी किताबें दिखाई। जिस तरह की किताबें तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वीरू किताबों को ना पढ़ने के बहाने लगाने लगी और कहती है, यह बहुत मोटी और बड़ी है, कुछ तो पतली और छोटी चित्रों वाली, कहने लगी। तभी मौसी ने उससे तंग आकर कहा, अगली बार जब तुम आओ अपने पास एक फुट्टा लेती आना। तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उसे नाप कर ले लेना। मौसी का जवाब सुनकर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई।
पाठ पाठ 8 है तितली और कली। इसकी लेखिका है शोभी देवी मिश्र। तितली और कली है ये पाठ 8 में। तो ये कविता है तितली और कली। कविता में कवित्री कहती है, पौधों की हरी डाल पर नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा, तुम बहुत बड़ी सुंदर लग रही हो। अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली झिटक कर खिल उठी। कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। इसमें कली और तितली के बारे में बताया जाए तो तितली और कली हो जाएगा कविता का नाम। पाठ 9 है बुलबुल। प्रस्तुत पाठ में बुलबुल चिड़िया के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जो चिड़िया काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, तो समझना चाहिए वह चिड़िया बुलबुल है। ये याद रखिएगा, जो चिड़िया काफ़ी तेज़ बोलती है उसके पूँछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, तो वो चिड़िया कौन सी होती है? बुलबुल होती है। बुलबुल की पूँछ के सिरे पर रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी पूरा शरीर है भूरा, सिर का रंग काला होता है। बुलबुल तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसे मनुष्यों से बिल्कुल डर नहीं लगता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसको मनुष्य से डर नहीं लगता, तेज़ आवाज़ है, उसकी पूँछ पे है जो सिरे पे रंग उसका सफ़ेद होता है, तो ये बुलबुल नामक पाठ से लिया गया है। पाठ 10 है मीठी सारंगी। इसके लेखक हैं गणेश देव शर्मा। यह पाठ एक सारंगी वाला पर आधारित है और यह व्यक्ति बहुत अच्छों को सारंगी बजाता है। यह व्यक्ति बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता हो जाएगा यहाँ पर, तो इस मीठी सारंगी वाला हो जाएगा। पाठ 11 है टेसू राजा बीच बाजार। यह एक कविता है। यह कविता एक लोकगीत पर आधारित कविता है। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं अनार में कितने दाने हैं। उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। तब कंबल में कितने खाने इनको भला भेड़ क्यों बताने लगी। एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं जितने कि एक पेड़ पर पत्ते होते हैं। अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं, तो इसका उत्तर मिलता है जितने गोपी के घर कपड़े। गोपी के घर कितने कपड़े, उतने कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते हैं मुझे भी 4 अनार दे दो। तो ये कविता है टेसू राजा बीच बाजार। पाठ 12 है बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। वहाँ एक बस खड़ी थी। बस का दरवाज़ा खुला था। बाघ अपने पंजे को सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर घुस गया। तो यहाँ पे बस और बाघ के बारे में बताया जाए तो वो हो जाएगा बस के नीचे बाघ। ये कहानी है। पाठ 13 है सूरज जल्दी आना जी। इसके लेखक हैं रमेश तैलंग। ये कविता है। सूरज आना जी क्या है? कविता है। पाठ 2 में रिमझिम है जब। इस कविता में बच्चे सूरज से जल्दी निकलने का आग्रह कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं चारों तरफ कुहासा फैला है, आर पार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या ऐसा कोई किसी के घर टिकता है? बच्चे सूरज से सच सच बताने के लिए कह रहे हैं। कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे वे अब तक गीले हैं। दीवार तथा दरवाजे सबके सब सीले हैं। बच्चे सूरज से कह रहे हैं बहाना छोड़कर जल्दी आ जाओ। जहाँ पर बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि चारों तरफ कुहासा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये सब चीज़ें आए, तो वहाँ पे कविता का नाम हो जाएगा सूरज जल्दी आना चाहिए। पाठ 14 है नटखट चूहा। यह कहानी एक नटखट चूहे की है जो कि अपने बिल से निकलकर शहर जाने के लिए तत्पर है। वह जाने के बाद कैसे लोगों को परेशान करता है। पाठ 15 है इक्की दुक्की। इसके लेखिका है संध्या राव। एक केस वाली और दोन केस वाली नामक 2 बहनें थीं। एक केस वाली और दोन केस वाली नामक बहनें थीं। दोनों अपनी अम्मा बाबा के साथ छोटे घर में रहती थीं। एक केस वाली के एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की कहकर बुलाते थे। दोन केस वाली के 2 बाल थे, इसीलिए सब उसे दुक्की कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो एक इक्की दुक्की आया है, तो इक्की दुक्की में एक के 1 बाल वाली लड़की है, एक के 2 बाल वाली लड़की है। इस बाल और ऐसे नाम से अगर कुछ आता है तो आप टिक लगा दीजिएगा। और ये बहनें थी दोनों। ये क्लास 2 का रिमझिम है जो पूरा हो चुका है। इसमें केवल 15 ही पाठ थे। अब क्लास 3 की रिमझिम कर लेंगे। कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का सारांश। पाठ 1 है क्लास 3 में कक्कू।
इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। ये कविता है। कक्कू क्या है? कविता है। इस कविता में कक्कू शब्द के अर्थ की व्याख्या की गई है। कक्कू शब्द की अर्थ की इसमें व्याख्या की गई एक कविता है। पार्ट 2 है सेखीबाज मक्खी। पार्ट 2 क्या है? सेखीबाजी मक्खी है। लेखक हैं योगेश जोशी इसके। इस कहानी में एक शेर और मक्खी के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। इसके बाद मक्खी और भी जानवरों से मिलती है, जैसे हाथी, लोमड़ी और मकड़ी। तो इस कहानी का नाम है सेखीबाजी मक्खी। पार्ट 3 है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा पार्ट 3 है। इसकी लेखिका है तारा निगम। इस कहानी में बुजुर्ग महिला और एक बूढ़ी अम्मा है जो कि अकेले रहती हैं। कैसे वह आसमान से लड़ती हैं इसके बारे में व्याख्या की गई है। पार्ट 4 है मन करता है। पार्ट 4 क्या है? मन करता है। और लेखक कौन है इसके? सुरेंद्र विक्रम है। इस कविता में एक बच्चा बता रहा है कि उसका क्या क्या करने का मन करता है, जैसे आसमान में दौड़कर, चांद बनकर, आकाश दिखाना, बाबा बनकर धौंस जमाओ। ये सब उसका करने का मन करता है। पार्ट 5 है बहादुर बित्तो। पार्ट 5 है बहादुर बित्तो। यह एक पंजाबी लोक कथा है जिसमें एक किसान की पत्नी बित्तो का वर्णन किया गया है। किसान की पत्नी है, उसका नाम क्या है? बित्तो है, याद रखिएगा। पार्ट 6 है हम सबसे कहते हैं। पार्ट 6 है हम सबसे कहते हैं। इसके लेखक है निरंकार देव सेवक। हम सबसे कहते हैं यह एक कविता है जिससे एक बच्चा प्रकृति की चीज़ों को रोकने की बात कर रहा है, जैसे नहीं सूर से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। ये क्या है? कविता है। पार्ट 7 है टिपटिपोवा। लेखिका इसकी ही गिरजा रानी अस्थाना है। टिपटिपोवा कहानी उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है। इस कहानी में एक बुढ़िया का वर्णन है जो अपने पोते को रोज रात को सोते समय कहानी सुनाती है, और टिपटिपोवा है इस कहानी का नाम। पार्ट 8 है बंदर बांट। पार्ट 8 है बंदर बांट। लेखक है इसके हरवंश राय बच्चन। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे दो बिल्लियां, जिसमें एक काली एक सफ़ेद है, की लड़ाई में बंदर उसी की रोटी को खा जाता है। पार्ट 9 है कब आऊं। ये भी एक कहानी है। इसके लेखक हैं RS त्रिपाठी। यह कहानी बुद्धि विनोद पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने अवंती के एक रंग साज का वर्णन किया। इस कहानी में क्या किया गया है? अवंती के रंग साज का इसमें वर्णन किया है। कब आऊं। पार्ट 10 है क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया। पार्ट 10 है, ये कहानी है क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया। सुधीर शुक्ला की ये कहानी है। कहानी में दो दोस्त हैं, एक का नाम है क्योंजी मल, दूसरे का नाम है कैसे लिया। इस दोनों मित्रों के माध्यम से आटा सानकर रोटी बनाने की विधि बताई गई है। दोनों किसी का भी अपने सवालों से लोगों को प्रेषण करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आटा सानकर रोटी बनाने की विधि किस कहानी में बताई गई है? तो उस कहानी का नाम हो जाएगा क्योंजीमल और कैसे कैसे लिया। पार्ट 11 है मेरी बहन मीरा बहन और बाघ। पार्ट 11 का नाम है मीरा बहन और बाघ। तो मीरा बहन और बाघ में अहिंसा के बारे में बताया गया। साथ में बताया गया है कि कैसे गांधी जी के विचारों के कारण वे अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर गांधी जी के साथ काम करने लगी। पार्ट 12 है जब मुझे सांप ने काटा। इस पार्ट में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है और सांप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जैसे सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे अपना भोजन साबुन निकलते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं। सांप नाक से नहीं सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, सांप नाक से नहीं सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं, ये किस कहानी का है? तो इस कहानी का नाम हो जाएगा जब मुझे सांप ने काटा। तो ये पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांप दूध नहीं पीते हैं। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। भारत में लगभग 50 तरह के जहरीले सांप हैं, पर सिर्फ चार सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। नेक्स्ट है सांप के कान नहीं होते, इसीलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता है। तो ये अच्छे से इसके सभी पॉइंट पढ़ लीजिएगा। पार्ट 13 है मिर्च का मजा। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। यह एक काबुली वाले की कहानी है। मिर्च का मजा क्या है? कहानी है काबुली वाले की, जिसमें लाल मिर्च देखकर मुंह में पानी आ जाता है, और राइटर इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर। पार्ट 14 है सबसे अच्छे पेड़। ये भी एक कहानी है। इसके लेखक हैं जे भारत दास। इस कहानी में 3 भाइयों की मदद से वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। इस पार्ट में 3 पेड़ों की बात हुई, आम, नारियल और केला।
क्वेश्चन आ सकता है आम, नारियल और केला किस कहानी में है, तो ये सबसे अच्छे पेड़ में है। तो ये था क्लास 3 का एनसीईआरटी समरी। आप क्लास 4 का देख लेंगे। ये कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का है समरी। पाठ 1 है मन के भोले भोले बादल। कविता है, ये कल्पना सिंह की है। इस कविता में बादल के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है, जिसमें बच्चे बादलों की आकृति को विभिन्न तरीकों से देखता है। जैसे बादलों के गाल गुब्बारे जैसे हैं, इनका रंग काला है, बाल झब्बरदार हैं, घने और फैलावदार हैं। तो किसमें है ये? मन के भोले भोले बादल में। पाठ 2 है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इस पाठ में बादशाह अकबर, उनके मंत्री बीरबल और खासी दरबारी ख्वाजा साहब के बारे में है। जिससे यह पता चलता है कि हमें स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सदा दूसरे के गुणों का आदर व सम्मान करना चाहिए। तो इसका नाम याद रखिएगा, जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें बीरबल और अकबर इन लोगों की बातें हैं। पाठ 3 है किरमिच की गेंद। लेखिका है इसकी शांति कुमारी जैन। इस पाठ में कुछ बच्चे जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद। ये नाम इनके अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पाठ में बताया गया है कि मिलजुल कर रहना और खेलना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाठ 4 है पापा जब बच्चे थे। इसके लेखक हैं अलेक्सांद्र रस्किन है। इस पाठ में एक पिता अपने बच्चे के लिए अलग अलग किरदार करता है। जैसे कभी चौकीदार बनता है, संटिंग, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, कुत्ता, अंत में फौजी अफसर। उसके बाद पिताजी बोलते हैं, कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। पाठ 5 है दोस्त की पोशाक। इस पाठ में 2 किरदार हैं, एक नसरुद्दीन और जमाल। और नसरुद्दीन अमीर दिखाया गया है, जमाल को गरीब दिखाया गया है। इनके द्वारा बताया गया है जब आप किसी की सहायता करें तो उसके बारे में किसी को ना बताएं। फिर सहायता करने का क्या मतलब होता है? वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो ये पूछ सकता है नेकी कर दरिया में डाल किस में कहा गया है? तो दोस्त की पोशाक है, उस पाठ में कहा गया है। और इनके किरदार कैरेक्टर का नाम है, याद रखिएगा, नसरुद्दीन और जमाल। पाठ 6 है नाव बनाओ नाव बनाओ। इसके लेखक हैं हरिकृष्ण दास गुप्त। इस कविता है ये नाव बनाओ नाव बनाओ। कविता में बताया गया है आलस एक प्रकार का रोग है, इससे आनंदित होकर हमसे जीवन जीने के पल छीन लेता है। पाठ 7 है दान का हिसाब। लेखक है सुकुमार राय। इस पाठ में बताया गया कि हमें एक दूसरे के प्रति अपनी क्षमतानुसार परोपकार की भावना रखनी चाहिए। दान का हिसाब हमें यह भी बताया गया कि हमें एक दूसरे से दुख सुख में भागीदार बनना चाहिए। तो ये हो गया दान का हिस्सा। पाठ 8 है कौन। लेखक है इसके सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में कवि ने एक जीव अर्थात चूहे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बताते हुए अंत में बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, जैसे उसका नाम क्या है, वह कौन है आदि। तो इसके बारे में जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं और चूहे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कौन है। पाठ 9 है स्वतंत्रता की ओर। लेखिका है सुभद्रा सेनगुप्ता और अनुवाद इसका मनीष चौधरी ने किया है। एक 9 साल का बच्चा धनी माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। इस आश्रम में पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, गाय बकरियों का दूध दूहना आदि। धनी का काम था बिन्नी नामक बकरी की देखभाल करना। साथ ही एक पार्ट में बच्चे को दांडी यात्रा के बारे में बताया गया। तो दांडी यात्रा के बारे में किसमें बताया गया है? धनी और बिन्नी नामक बकरी की देखभाल करता था धनी। तो ये सब है जो स्वतंत्रता की ओर पाठ में बताया गया है। गांधी जी से रिलेटेड है तो स्वतंत्रता की ओर याद रखिएगा। पाठ 10 है थप्प रोटी थप्प दाल। रेखा जैन इसकी लेखिका है। यह एक नाटक मंचन है जिसमें बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसमें किरदारों के नाम मुन्नी, मुन्ना, मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला, तरला, ये नाम याद रखिएगा। नाटक इस प्रकार है, अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। उससे क्या बताती है, उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। अब वह उसके साथ रोटी का खेल खेलेगी। नीना तैयार हो जाती है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। काम का बंटवारा होता है। टीकू को बाजार से साग लाने के लिए कहा जाता है। तो इसमें बच्चे हैं जो नाटक करते हैं खाना बनाने का, तो याद रखिएगा। उस कहानी का नाम है थप्प रोटी थप्प दाल। पाठ 11 है पढ़क्कू की सूझ। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। पढ़क्कू एक व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था। बहुत तेज था, जहाँ भी बात नहीं होती थी वह भी नई बात कर लेता था। एक दिन चिंता में पड़ गया। कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है, बहुत गंभीर विषय बन गया उसके लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य उसे तरकीब सिखा दी होगी।
आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया, बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कोल्हू तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है? मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज़ आना बंद हो जाती, दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता है। इस पड़क्कू ने बोला, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी ना निकल पाएगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर फैलाओ। यहाँ सब कुछ सही है क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो ये कहानी का वो समरी थी और पड़क्कू की कहानी है ये। पार्ट 12 है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी एक अपंग बच्ची के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका नाम सुनीता है। इसमें बताया गया है किसी की अपंगता का उपहास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में हर काम करने के लिए सक्षम है। हमें सुनीता और अमित जैसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पार्ट 13 है हुदहुद। हुदहुद पार्ट में बताया गया है इसके कलगी ताश कैसे मिली, जिसके बारे में हम रोचक दृष्टांत देखने को मिलता है। जैसे हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, ये याद रखिएगा। इसलिए कहीं कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हजामिन चिड़िया के नाम से किसे बुलाते हैं? हुदहुद को। धूप में कीड़ा ढूंढने के कहा, हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदबुइया भी कहते हैं, पदुब्या कहते हैं। इसके नाम है जो याद रखिएगा, हुदहुद में है ये सब। पार्ट 14 है, ये पार्ट 14 है, मुफ्त ही मुफ्त। इसकी लेखिका है ममता पांडे, अनुवाद इन्होंने संध्या राव ने किया है। तो यह एक लोक कथा है, मुफ्त ही मुफ्त। इसमें लेखिका बता रही है कि भीखूबाई नामक कंजूस व्यक्ति का रोचक चित्रण किया गया है। भीखूबाई नामक कंजूस व्यक्ति का चित्रण किसमें किया गया है? तो लोक कथा है मुफ्त ही मुफ्त में। अब कक्षा 5 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का सारांश देख लेंगे एक बार बस। पाठ 1 है राग के रस्सी। यह एक लोक कथा है, संस्कृति का ही एक रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्ति होता है। जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं उन्हें लोक कथा कहते हैं। यह कहानी तिब्बत की लोक कथा है। राग की रस्सी क्या है? तिब्बत की एक लोक कथा है, याद रखिएगा, जो हमें वहाँ के समाज की झलक देती है। यदि हम अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएँ पढ़ें, किसी बड़े बूढ़े से सुने, तो उस कहानी से समाज संस्कृति इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। पार्ट 2 है फसलों के त्यौहार। ये लेख है एक। इस पाठ में फसलों से जुड़े उत्सवों का वर्णन किया गया है। देश के विभिन्न प्रांत में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। इस पाठ को पढ़कर समझा जाता है। जैसे सांस्कृतिक विविधता सुंदर नमूना है। एक ही त्यौहार के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मकर संक्रांति का नाम, तो मकर संक्रांति के नाम तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, असम में बिहू, केरल में ओणम, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति के बारे में जहाँ पे बताया जाए या त्यौहार के बारे में, तो वो हो जाएगा पाठ फसलों के त्यौहार। ये लेख है एक। पार्ट 3 है खिलौने वाला। ये कविता है। कविता कई विशेष पहलुओं को उभारती है। जैसे यह कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिनसे बच्चे खेलते रहते हैं। अधिकतर खिलौने उस प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो खिलौने हैं किसी प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते हैं। खिलौने वाला हो जाएगा यहाँ पे। पार्ट 4 है नन्हा फनकार कहानी। पार्ट 4 का नाम है नन्हा फनकार। ये कहानी है। नन्हा फनकार क्या है? कहानी है। यह कहानी एक ऐसे लड़के बारे में है जो पत्थर को तराश कर उन पर घंटियां बनाता था। भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज़ की मदद से सुंदर चीज़ें ना बनाई जाती हों। तो यह था नन्हा फनकार। पार्ट 5 है जहाँ चाह वहाँ राह। ये भी एक लेख है। पाठ हमें भारत की हस्तकला या सुंदरता के बारे में बताता है। जैसे घर पर तकिए का गिलाब, मेजपोश या फिर माँ की साल पर रंगीन धागों की कढ़ाई देखी जा सकती है। गुड़िया मिठाई त्योहारों की तरह कढ़ाई सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। जहाँ पे ये सब बताया जाए वहाँ हो जाएगा जहाँ चाह वहाँ राह। ये एक लेख है। पार्ट 6 है चिट्ठी का सफ़र। ये भी एक लेख है। इस पार्ट में बच्चे डाक या डाकघर डाक टिकट के बारे में जान पाएंगे। बच्चों को पता चलेगा कि पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या होता है, कितने अंक होते हैं, कैसे एक पोस्टल इंडेक्स नंबर का बनाया जाता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर में कुल 6 अंक होते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है ये।
और ऑब्जेक्टिव में भी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, तो 6 अंक होते हैं। जिसमें से सबसे पहले स्थान का अंक राज्य को दर्शाता है, उसके अगले 2 अंक वहाँ के उपक्षेत्र के कोड को दर्शाता है, आखिरी 3 अंक उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो उसमें टोटल अंक याद रखिएगा, और ये किसको पहला अंक राज्य को, 2 अंक उपक्षेत्र को और 3 अंक हैं उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर के कोड को दर्शाते हैं। तो इसका नाम क्या है, चिट्ठी का सफ़र। ये एक लेख है, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पाठ 7 है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। ये भेंटवार्ता है, प्रतिमा शर्मा की है, और यह भेंटवार्ता है जिसमें व्यक्ति पोस्ट ऑफिस जाकर वहाँ के कर्मचारी कंवर सिंह से बात करता है। कंवर सिंह आया है, तो ये कैरेक्टर है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ से पता चलता है एक डाकघर में क्या क्या काम होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहना, वहाँ क्या काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है, 21वीं शताब्दी में कौन कौन से संचार की तकनीकें आ गई हैं, भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो याद रखिएगा, भारत की डाक सेवा सब दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। ये इसी चैप्टर से लिया गया है, डाकिये की कहानी को कंवर सिंह की जुबानी। पार्ट 8 है, ये पार्ट 8 है। वे भी दिन क्या थे, विज्ञान कथा। ये आइजक असीमोव की है। यह पाठ में बताता है तकनीकीकरण का प्रभाव किस तरह से हमारे विद्यालयों की कक्षाओं पर पड़ा है। इस पाठ को हम कोविड-19 के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे और अब कैसे कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पाठ 9 है, एक माँ की बेबसी। ये कविता है, कुंवर नारायण इसके कवि हैं। पाठ में लेखिका कहानी कविता का महत्व समझाना चाहती है कि दोनों कब कामयाब मानी जाती हैं, अब जब उसके द्वारा कोई चित्र मन में उभरता है। लेकिन लेखिका ने इस कविता का महत्व समझाना चाहती है कि ये दोनों कब कामयाब मानी जाती हैं, जब उसके द्वारा कोई चित्र मन में उभरता है। पाठ 10 है, एक दिन की बादशाहत। ये कहानी है, जीलन बानो इसकी लेखिका है, और उर्दू से अनुवाद इन्होंने लक्ष्मी गुप्त ने किया है। इस पाठ में एक दिन के लिए बच्चे बड़े बनते हैं और बड़े बच्चे बनते हैं, जैसे कि बच्चे हैं जो बड़े बन जाते हैं और बड़े होते हैं जो बच्चे बन जाते हैं। तो एक दिन की बादशाहत कहानी है ये। पाठ 11 है, चावल की रोटियां। ये नाटक है, और पी ओंग खिन है जो लेखक है, अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया है। चावल की रोटियां एकांकी है। ये क्या है, ये एकांकी नाटक है जिसमें कोको मुख्य भूमिका में है। कोको मुख्य, ये याद, इसका नाम है जो याद रखिए, कोको है जिसमें मुख्य भूमिका में है। वो 8 साल का एक बर्मी लड़का है। तो 8 साल का ये बर्मी लड़का है जिसके 3 दोस्त हैं, नीनी, तीनसू और मिमी। नीनी और तीनसू सूमी बर्मी लड़के हैं, मिमी बर्मी लड़की है। उबा तुम जनता की दुकान का प्रबंधक है। तो ये याद रखिएगा, इसके नाम जरूर याद रखिएगा। पार्ट 11 है, गुरु और चेला। ये कविता है, लेखक है सोहनलाल द्विवेदी। छात्र कविता द्वारा अध्यापक और शिक्षक के संबंध की महत्व को समझेंगे इसमें। पाठ 13 है, स्वामी की दादी कहानी। आर के नारायण, अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया है। स्वामी की दादी में बताया गया अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान व आदर की भावना रखनी चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। सानिध्य में रहकर हम प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से स्वयं को परिपक्व बना सकते हैं। हर अच्छे बुरे फर्क का नज़र जानकर अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। कि हर मतलब अच्छे और बुरे फर्क को जानकर हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं। उसमें बताया गया बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, यही सब बताया गया स्वामी की दादी कहानी में। पाठ 14 है, बाघ आया उस रात। कविता है, ये नागार्जुन की कविता है। इस कविता में बताया गया जिस तरह से हम जंगलों को अंधाधुंध सफाया कर रहे हैं, भविष्य में मानव जीवन पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ना निश्चय है। पेड़ों को ना काटकर जंगलों को सुरक्षित रखना, वन के जीवन में दखल न देना, जंगली जानवरों के आवासों को सुरक्षित रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये कविता है, उसमें बताया गया ये सब है। बाघ आया उस रात। पाठ 15 है, बिशन की दिलेरी। ये कहानी है और लेखिका है प्रतिभा नाथ। पाठ में एक बच्चा बिशन है, बच्चा का नाम है बिशन। कर्नल दत्ता के फार्म पर जाते जो देखता है वह बताता है। इस पाठ में बताया गया है कि पशु पक्षी व अन्य जीव प्राणी जो बेजबान होते हैं, जो अपना दुख प्रकट कर भी नहीं सकते, उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, यह हमारा मानवीय कर्तव्य है। इस पाठ को हम बाघ आया उस रात से भी समझ सकते हैं। तो बिशन की दिलेरी एक कहानी है और इसका नाम भी है बिशन है, इसमें भी दिया गया। और कर्नल दत्ता के फॉर्म पे जाता है, पशु पक्षियों को देखता है और
जो जीव प्राणी जो बेजुबान होते हैं, उस जो अपना दुख प्रकट नहीं कर पाते, उनके बारे में बताया गया। उनसे प्रेम की भावना रखनी चाहिए। पाठ 16 है पानी रे पानी। ये एक लेख है और अनुपम मिश्र का लेख है। इस पाठ में जल चक्र की बात की गई है, तो जल चक्र की जिसमें बात की जाए उस पाठ का नाम हो जाएगा पानी रे पानी। साथ ही पानी की फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। भविष्य निधि के रूप में बरसात के पानी का बंधकरण करके रखना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए जल ही जीवन है, और जल है तो जीवन है। इसकी सार्थकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नाम है पानी रे पानी, ये लेख है। पाठ 17 है छोटी सी हमारी नदी। कविता है रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, इम्पोर्टेंट है। इस पाठ में नदी और उससे संबंधित गतिविधियों को बेहद खूबसूरत ढंग से चित्रित किया गया है। साथ ही साथ मौसम का असर कैसे नदियों पर होता है ये भी बताया गया है। पाठ 18 है चुनौती हिमालय की यात्रा वर्णन है। ये सुरेखा पडिक्कर की है। यह पाठ एक यात्रा वर्णन है। इसमें कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों से लेकर हिमालय की चोटी तक का बेहतरीन सफ़र का वर्णन किया गया है। जहाँ पर हिमालय कश्मीर के बारे में बात बताई जाए तो उस पाठ का नाम हो जाएगा चुनौती हिमालय की। यात्रा वर्णन है, याद रखिएगा। तो ये थे क्लास 2 से लेकर 5 तक की NCERT हिंदी की समरी, जो कि रिमझिम बुक से लिया गया था और प्रतीक शिवालिक सर की PDF से मैंने ये क्लास बनाई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।